यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन में चैप्टर 4 जो कि फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN है उसे डिस्कस करने जा रही हूँ। 20 MCQs इस वीडियोस में मैं डिस्कस करूँगी और 20 MCQs में ये कोशिश करूँगी कि आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाए। इसके साथ ही साथ ऑलरेडी मैं चैप्टर 1, 2 और 3 के वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा ताकि चैप्टर वाइज आपके MCQ प्रिपेयर हो सकें। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी मैं बाकी टोटल 10 चैप्टर्स के MCQs आपके साथ डिस्कस करूंगी। साथ ही साथ अगर आपको थ्योरी के क्वेश्चन आंसर्स जानने हैं कि आपको पर्टिकुलर मार्क्स के अंडर कितना लिखना है, कितना नहीं लिखना है, क्या लेंथ रहेगी, किस हिसाब से आंसर करें, कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, तो उसके लिए भी मैंने वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने हर चैप्टर की वर्कशीट डिस्कस की है क्वेश्चन आंसर्स के बेस पे, तो आप वो वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन प्लेलिस्ट के अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। द गेम्स आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट द डैश गेम्स आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट फॉर पीपल विद स्पेशल नीड। ये गेम्स जो लोग स्पेशल नीड वाले होते हैं, यानी जो लोग विकलांग हैं, उनके लिए ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट होता है। समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक, डेफ ओलंपिक या फिर पैरालंपिक। सो योर करेक्ट आंसर इज पैरालंपिक। पैरालंपिक जो है वो आपके फिजिकली डिसेबल लोगों के लिए होता है। सो योर करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। द पैरालंपिक मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय। पैरालंपिक मूवमेंट जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? सो योर करेक्ट आंसर इज सर लुडविग गटमैन। ये ऑप्शन नहीं होगा आपका, पहला ऑप्शन नहीं होगा, इसकी जगह आपका सर लुडविग गटमैन आंसर होगा। SIR सर है, उसके बाद लुडविग है, LUDWIG, लुडविग गटमैन। इन्होंने सबसे पहले पैरालंपिक स्टार्ट किया था। यहाँ प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक हुई है। सो ए ऑप्शन में आपका वही आएगा, सर लुडविग गटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। द ओरिजिनल नेम ऑफ द पैरालंपिक मूवमेंट वॉज ICC ऑफ वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर दी। जो पैरालंपिक का ओरिजिनल नेम था वो आपका क्या था? वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर द डिसेबल्ड इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डिसेबल लोगों के लिए था, स्पेशली एबल नहीं, डिफरेंटली एबल नहीं, अनएबल नहीं। करेक्ट आंसर इज डिसेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। असर्शन डेफ ओलंपिक आर ऑर्गेनाइज फॉर एथलीट्स। डेफ ओलंपिक जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है एथलीट्स के लिए विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिनको सुनने की जिनको हियरिंग एम्पावरमेंट है, यानी कि सुन नहीं सकते सही तरीके से, उनके लिए डेफ ओलंपिक ऑर्गेनाइज किया जाता है। स्टेटमेंट सही है हमारी। रीज़न पे आते हैं। मोस्ट ऑफ द डेफ ओलंपिक आर गाइडेड बाय रेफरी विसल। ज़्यादातर डेफ ओलंपिक के जो गेम्स होते हैं वो रेफरी की विसल से ऑर्गेनाइज होते हैं, यानी कि रेफरी जिस हिसाब से विसल ब्लो करता है उसको सुनकर वो लोग परफॉर्म करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये जो रीज़न है हमारा बिल्कुल गलत दिया हुआ है। वो लोग डेफ हैं तो उस केस में वो विसल कैसे सुन सकते हैं? सो योर करेक्ट आंसर इज असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डेफ ओलंपियंस कैन नॉट बी गाइडेड बाय। डेफ ओलंपियंस जो हैं वो किस चीज़ से गाइड नहीं होंगे? सो लाइट नहीं, बिल्कुल लाइट उनको दिखाई देगी, लाइट के थ्रू वो जान पाएंगे कि किस हिसाब से कब गेम स्टार्ट करना है या ख़त्म करना है। कैमरा वगैरह भी, क्योंकि आंखों में कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है। साइन बोर्ड भी सही है, उनके लिए साइन बोर्ड्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाएँ तो वो ज़्यादा अच्छे से गेम को परफॉर्म कर पाएंगे, समझ पाएंगे। बट विसल यानी कि सीटी ब्लो करना, विसल ब्लो करना, ये डेफ ओलंपियंस के लिए करेक्ट नहीं है। वो इससे गाइड नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो विसल सुन ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। डैश एक्सप्रेशंस आर एक्सप्लेन्ड फ्रॉम द बिगिनिंग विदाउट सपोर्ट सच एज पिक्चर स्केड्यूलर। इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके स्टार्टिंग में जो लोग विकलांग हैं, जो बिगनर हैं, जिनको नई नई लैंग्वेज सिखाई जा रही है, उनको पिक्चर स्केड्यूलर्स की मदद से इस तरीके से उनके एक्सप्रेशंस को चेंज किया जाता है। तो किस तरह के एक्सप्रेशन को चेंज किया जाता है? सो करेक्ट आंसर इज बिहेवियर, यानी उनके बिहेवियर को पिक्चर स्केड्यूलर की मदद से और पिक्चर सपोर्ट की मदद से उनको सबसे पहले कम्युनिकेट करना सिखाया जाता है। तो ये यहाँ पे आंसर आपका बिहेवियर होगा। यहाँ पे मेनली पूछा गया है कि किस तरीके से आप किसी विकलांग को
एक एजुकेशन प्रोवाइड करा पाएंगे या उसकी भाषा में आप उसको किस तरह सिखाओगे कि वो लैंग्वेज सीखे, तो सबसे पहले आप उसके बिहेवियर को ही मॉडिफाई करेंगे, उसके बिहेवियर, उसके एक्सप्रेशंस को ही चेंज करेंगे, किसके थ्रू, पिक्चर वगैरह समझाकर। तो इसलिए यहाँ पे बिहेवियर आंसर आएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीजेस, फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं कब? स्लीप आवर्स, एपेटाइट, लेजीनेस, इंटेलेक्ट। तो बिल्कुल इसमें आंसर जो होगा एपेटाइट। फिजिकल एक्टिविटीज से क्या बढ़ता है? सोने के घंटे बढ़ जाते हैं, थकान बढ़ जाती है, इंटेलेक्ट यानी दिमाग तेज होता है। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ में एपेटाइट बढ़ जाता है। एपेटाइट का मतलब होता है ऑल ओवर, एक जो फिजिकल एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करते हैं तो वो आपके शरीर को और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराता है, इसीलिए करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? एपेटाइट रहेगा, कि एपेटाइट को बढ़ाता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। फिजिकल एजुकेशन इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर डैश एक्सरसाइजेस। फिजिकल एजुकेशन जो है वो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है किस तरह की एक्सरसाइजेस के लिए? आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, आइसोमेट्रिक या टीम बिल्डिंग। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो है टीम बिल्डिंग, यानी एक टीम फॉर्म करके, या अगर हम टीम में लोगों को गेम खिलाना चाहते हैं तो हमें उन्हें फिजिकल एजुकेशन पढ़ाना चाहिए, फिजिकल एजुकेशन की एक्टिविटीज़ में उन्हें एंगेज करना चाहिए, इससे एक टीम पावर उनके अंदर बढ़ेगी। तो सबसे बेहतर आंसर जो है आपका वो टीम बिल्डिंग है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। असर्शन रीजन बेस है आपका ये क्वेश्चन। बिहेवियर इज ऑलवेज अ कंसर्न, असर्शन दे रखा है, बिहेवियर इज ऑलवेज अ कंसर्न इन फिजिकल एजुकेशन क्लासेस वेयर देयर इज प्लेंटी ऑफ मूवमेंट एंड इंसिडेंट्स कैन हैपन इन रैपिड सक्सेशन। बिहेवियर जो है वो हमेशा ही फिजिकल एजुकेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसी से हम बच्चे के मूवमेंट और उसके इंसिडेंट्स को समझ पाते हैं और उसमें और ज़्यादा सक्सेशन अचीव कर पाते हैं, यानी उस मूवमेंट की मदद से हम उसकी डेवलपमेंट कर पाते हैं। ये हमें असर्शन दिया है। रीज़न इसका दिया है, नेगेटिव बिहेवियर इंटरवेंशन और सपोर्ट इज़ अ सिस्टमैटिकली प्रूवन मेथड टू प्रिवेंट पॉजिटिव बिहेवियर एंड इंक्रीज हेल्दी इंटरेक्शंस। नेगेटिव बिहेवियर जो है एक बच्चे का, या एक टीचर जो नेगेटिव बिहेवियर सिखा रहा है बच्चे को, वो ज़्यादा अच्छा मेथड है किसी पर्टिकुलर बच्चे के बिहेवियर को और उसकी हेल्थ वगैरह को इंक्रीज़ करने के लिए। तो नहीं, स्टेटमेंट रीज़न जो है वो गलत दे रखा है। यहाँ पे नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव बिहेवियर होना चाहिए, कि एक पॉजिटिव बिहेवियर अगर हम बच्चे में ला रहे हैं तो इससे उसके मूवमेंट्स वगैरह में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा, उसके बिहेवियर में और ज़्यादा चेंजेस होंगे। सो इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा कि असर्शन सही है, बट रीज़न की स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, कि यहाँ नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन 10। विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। इनमें से कौन सा एक फिजिकल एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल नहीं है, रिजल्ट नहीं है? अगर एक बच्चा स्पेशल नीड का फिजिकल एक्टिविटीज़ में एंगेज है तो इनमें से क्या चीज़ उसके अंदर नहीं होगी? इंप्रूवमेंट इन कॉन्फिडेंस, इंप्रूवमेंट इन एंड्योरेंस, इंप्रूवमेंट इन डिप्रेशन या बेटर हैंड आई कोऑर्डिनेशन। सो योर करेक्ट आंसर इज इंप्रूवमेंट इन डिप्रेशन। डिप्रेशन नहीं बढ़ जाएगा उसका अगर वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में एंगेज है एक विकलांग बच्चा। कॉन्फिडेंस उसका बिल्ड होगा, एंड्योरेंस उसका बढ़ेगा, आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छे से सीख जाएगा वो बच्चा, लेकिन डिप्रेशन इंप्रूव हो जाए ऐसा नहीं है। तो हमसे पूछा ही नॉट गया है, सो करेक्ट आंसर विल बी सी ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये मैच द फॉलोइंग है आपका। तो कॉग्निटिव के आगे डिसऑर्डर लिखा हुआ है, ओसीडी के आगे इंप्रूवमेंट टेक्निक लिखा है, फिजिकल एक्टिविटीज़ के आगे डिसेबिलिटी लिखा है, एंड कॉम्पिटिशन इन स्पोर्ट्स के आगे गेम्स फॉर CWSN जो है उसके आगे पैरालंपिक लिखा है। आपको करेक्ट मैच करना है कि इसमें क्या आपका सही आंसर होगा। सो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका A का 3, B का 1, C का 2 और D का 4। ये आपका सही कोऑर्डिनेशन है। मिला भी लेते हैं। A यानी कॉग्निटिव, कॉग्निटिव आप मैच करेंगे डिसेबिलिटी से। कॉग्निटिव क्या है? डिसेबिलिटी है। देन आते हैं B का फर्स्ट यानी OCD। OCD जो है उसको आप मैच करोगे डिसऑर्डर से, क्योंकि दिमाग से रिलेटेड बीमारी है। OCD डिसऑर्डर है आपका, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये चीज़ डिसऑर्डर में आती है, दिमागी प्रॉब्लम में आती है। देन फिजिकल एक्टिविटीज़ का मतलब क्या हो जाता है? फिजिकल एक्टिविटीज़ का मतलब है आपका कि इम्प्रूवमेंट इन टेक्निक। आप किसी भी पर्सन में टेक्निक को इम्प्रूव कर रहे हैं तो उसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? फिजिकल एक्टिविटीज़ इम्प्रूवमेंट टेक्निक। और लास्ट है आपका कॉम्पिटिशन इन स्पोर्ट्स। कॉम्पिटिशन इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स फॉर CWSN। इसका मतलब क्या है? कि विकलांग लोगों के लिए स्पोर्ट्स और गेम्स करवाए जाते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है? सो पैरालंपिक इज द करेक्ट आंसर। सो A ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है। मैच द फॉलोइंग में
जल्दी सॉल्व करने के लिए आप इस तरीके का भी एक कर सकते हैं कि जो ऑप्शन आपको सबसे बेहतर आ रहा है, ऑप्शन से मेरा मतलब है जैसे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कंपटीशन इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स CWSN को आप पैरालंपिक से मिलाएंगे, तो आप ढूंढें कि किसमें डी में फोर्थ वाला ऑप्शन सूट है, तो डी में 4 केवल एक ही में दिया है। तो ये भी बहुत जल्दी आप किसी भी मैच द फॉलोइंग को सॉल्व कर सकते हैं कि कोई भी एक पॉइंट उठा लीजिए जिसमें आपको पक्का श्योरिटी हो कि हाँ ये सही है, बस उसी को देख लीजिए ऑप्शंस में कि कहाँ पे है वो, और फिर उसको मैच कर दीजिए। अगर वो एक ही जगह होगा तो आपका आंसर सही है, हाँ 2 जगह ऑप्शन होगा तो आपको थोड़ा और भी बाकी मैच करने पड़ेंगे। सो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। नेम द मॉडल which refers to bringing students with different disabilities and student in general education into the same platform of learning। एक ऐसा मॉडल जिसमें जो डिसेबल लोग हैं, डिसेबल बच्चे जो हैं और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, उन दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाकर रख दिया जाता है, यानी उनकी लर्निंग का तरीका और उनके साथ उनको दोनों को साथ में ही लर्निंग एड्स और लर्निंग चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो ऐसा कौन सा मॉडल है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें विकलांग और नॉर्मल दोनों ही बच्चों को साथ ही एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। सो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। द पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हैज़ IQ बिटवीन, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन आपका, अभी लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन पुटअप हुआ था कि एक इंटेलेक्चुअल डिसेबल यानी कि जो एक बौद्धिक विकास जिस बच्चे का नहीं हुआ है, डिसेबल है, तो उसका IQ लेवल क्या रहता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, बिल्कुल अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा, मे बी पॉसिबल कि आपके पेपर में भी आ जाए। तो सो करेक्ट आंसर है 70 to 75% जो है वो ये करेक्ट आंसर है आपका। एक पर्सन जो डिसेबल है उसका IQ लेवल 70 से 75% के बीच का होता है। देन आते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 14 पे। डिसेबिलिटी मीन्स, डिसेबिलिटी का क्या मतलब है। इम्पेयरमेंट ऑफ कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, प्रॉब्लम और इलनेस, नॉट एबल टू वर्क, इम्पेयरमेंट ऑफ ब्रेन। सो डिसेबिलिटी हमसे पूछा गया है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, इम्पेयरमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़, यानी कि सोचने समझने की और काम करने की जो एबिलिटी है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसमें इम्पेयरमेंट है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसेबिलिटी कहते हैं। इम्पेयरमेंट ऑफ ब्रेन डिसऑर्डर हो जाता है, जब हम ब्रेन की बात करते हैं तो हम डिसऑर्डर से कनेक्ट करते हैं उसको। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो इम्पेयरमेंट ऑफ कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। जनरल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अकर्स बिफोर द एज ऑफ, एक जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो कितने साल के बच्चे में हो सकती है, यानी कि कितने साल का है बच्चा तो उसको पर्टिकुलर डिसेबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है 18 साल का अगर है बच्चा तो उस केस में उसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इससे पहले हो सकती है, बिफोर द एज ऑफ 18, ठीक। और आपका किसी भी CWSN के गेम में, यानी किसी भी डिसेबल जो गेम है आपके ऑर्गेनाइजेशन जैसा पैरालंपिक, डेफलिम्पिक, इन सब में भी यही लिखा है कि बच्चा जो है वो 18 साल के होने से पहले उसकी डिसेबिलिटी आइडेंटिफाई हो जाए तभी उसका सिलेक्शन पैरालंपिक या डेफलिम्पिक में हो सकता है। अगर 18 साल के बाद उसको कोई डिसेबिलिटी हो रही है या उसका पता चल रहा है तो फिर उसे पैरालंपिक या किसी भी अदर स्पोर्ट्स इवेंट्स में इंक्लूड नहीं किया जाएगा एज अ CWSN। सो इसमें करेक्ट आंसर आपका 18 होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 असर्शन रीजन का। फिजिकल एजुकेशन इज़ द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज। फिजिकल एजुकेशन एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम किसी पर्सन में टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज करें, यानी कि एक टीम बिल्डअप और गेम्स वगैरह की एंथुजियाज्म उसके अंदर जगाएं, ठीक है। इसका कारण दे रखा है हमें, इंस्टेड ऑफ कॉम्पिटिटिव गेम्स द क्लास कैन फोकस ऑन क्रिएटिव गेम्स दैट ओनली सक्सीड व्हेन अ होल टीम वर्क्स टुगेदर। यहाँ पे रीज़न आपको दे रखा है कि कॉम्पिटिटिव गेम्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराने से बेहतर है कि हम क्रिएटिव गेम्स ऑर्गेनाइज कराएं ताकि पूरी टीम उसमें अच्छे से साथ मिलके इंगेज हो सके। तो यहाँ पे जो आंसर आपका आएगा, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे असर्शन रीज़न दोनों सही हैं बट जो हमें रीज़न दे रखा है वो आपका असर्शन से मैच करता हुआ नहीं है। हमने ऊपर एक्सरसाइजेस की बात की है और नीचे हम बता रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव गेम्स ही नहीं होने चाहिए। तो फिजिकल एजुकेशन में ऐसा नहीं है, जब आप किसी को गेम्स करा रहे हैं तो वहाँ कॉम्पिटिटिवनेस तो होनी ही चाहिए, तब बच्चा ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को सीख सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट है, वो बच्चा सीख सकता है कॉम्पिटिटिव गेम्स वगैरह ना करके, क्रिएटिविटी इंगेज करें तो बच्चा सीखेगा, लेकिन फिजिकल एजुकेशन का फिर वहाँ पे रोल कम हो जाएगा, फिर वो नॉर्मल इन्वायरमेंट में खेल रहा है। सो इसलिए यहाँ पे ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे।
द डैश वॉज प्रीवियसली कॉल्ड एज वर्ल्ड गेम्स फॉर द डेफ। इनमें से किसको हम वर्ल्ड गेम फॉर द डेफ पहले कहा करते थे? करेक्ट आंसर इज डेफलिम्पिक। डेफ है तो डेफलिम्पिक इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। द फर्स्ट गवर्निंग बॉडी फॉर पैरालंपिक मूवमेंट वॉज फॉर्म्ड इन। पहली पैरालंपिक कमेटी कब फॉर्म हुई थी, या पहली पैरालंपिक मूवमेंट कब स्टार्ट की गई थी? सो करेक्ट आंसर इज 1980 इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। स्पेशल ओलंपिक भारत वॉज रजिस्टर्ड इन द ईयर। स्पेशल ओलंपिक भारत किस साल रजिस्टर्ड हुआ था? करेक्ट आंसर इज 2001। बहुत पुराना नहीं है, 2001 में ही आपका स्पेशल ओलंपिक भारत रजिस्टर्ड हुआ था। सो 2001, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। और ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे। पैरालंपिक गेम्स are a major international multi-sport event for the athletes with special needs such as athletes with mobility impairment, amputation, blindness, cerebral palsy। आपको ये कहा गया कि पैरालंपिक गेम्स जो हैं उसमें अलग अलग तरह के मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स होते हैं, और ये होते हैं उन लोगों के लिए जो प्रॉपरली मूव नहीं कर सकते, मोबिलिटी इम्पेयरमेंट है, एम्प्यूटेशन है, पैर छोटा या हाथ छोटा, इस तरीके को कोई दिक्कत है, ब्लाइंड है, सेरेब्रल पाल्सी है, तो ये सारे जो लोग हैं ये पैरालंपिक में इंक्लूड होते हैं। सही है असर्शन हमारा। रीज़न देखते हैं। पैरालंपिक गेम्स आर हेल्ड एट एन इंटरवल ऑफ एवरी 2 ईयर फॉलोइंग दी ओलंपिक गेम्स। जो आपका पैरालंपिक है वो हर 2 साल में खेला जाता है ओलंपिक गेम्स के बाद। अब यहाँ पे ओलंपिक गेम्स के बाद तो खेला जाता है, लेकिन 2 साल नहीं बल्कि हर 4 साल में खेला जाता है। आपका ओलंपिक गेम हर 4 साल में दोबारा खेला जाता है, 2 साल में नहीं। और इसी तरीके से पैरालंपिक भी जो है वो हर 4 साल के डिफरेंस पे खेला जाता है, 2 साल के नहीं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। सो करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो आज हमने यहाँ चैप्टर 4 के 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए हों। अगर कहीं कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं आगे चल के बाकी चैप्टर्स के भी वीडियोज़, बाकी चैप्टर्स के MCQs भी कवर करूँगी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना ज़रूरी है, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आए जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूँ। इसके अलावा आपकी किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और किसी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो आप फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 की प्लेलिस्ट में जाएं। आपको टॉपिक वाइज वीडियोज़ वहाँ मिल जाएंगे, और आप पर्टिकुलर वीडियो देख लें जिसमें भी आपको दिक्कत है। सो आज के लिए इतना ही। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू।